नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा। तो ये जो लोग हैं सारे बहुजन समाज से हैं, यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जो मौजूदा सरकार है और जो आरएसएस है और जो बीजेपी है, मिली-जुला तमाम चीज़ें की बात करें तो एक ही है और उसके खिलाफ हैं। कई उसकी नीतियों की खिलाफत कर रहे हैं। जान लेते हैं कि क्या परेशानी है। क्या नाम है सर आपका? रमाकांत रमाकांत। रमाकांत जी, जैसे कि आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, आरएसएस, बीजेपी से क्या परेशानी है? क्या दिक्कत है? आरएसएस बीजेपी से ये परेशानी है कि वो गैर संवैधानिक कार्य करने में लगे हुए हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम जो हरियाणा में होना था उसको नहीं होने दिया। और यूपी के कानपुर में कार्यक्रम होना था, वो इंडोर कार्यक्रम थे दोनों जगह, मगर इंडोर कार्यक्रम को भी नहीं होने दिया क्या कह के मना कर दिया? कि परमिशन नहीं है। और हॉल के अंदर परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। किस तरह के कार्यक्रम करना चाह रहे थे? हमारा जागृति का कार्यक्रम था, राज्य अधिवेशन था वामसे उत्तर प्रदेश का, और एक डीएनए परिषद था हरियाणा पे, रोहतक पे। क्या लगा सरकार को कि ये खतरनाक हो सकता है? हाँ, उनको कहीं न कहीं तो ये लग ही रहा है कि ये डीएनए परिषद है तो उनके खतरनाक उनके लिए ही है, क्योंकि राखी गढ़ी भी उधर ही है, तो उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पुलिस प्रशासन ने भी और आरएसएस के लोगों ने मिलकर के वो कार्यक्रम नहीं होने दिया। जैसे कि आपके साथी बता रहे हैं, अब आपने तमाम जो आप लोगों ने ये ज्ञापन लिखा है, उसमें कहा है कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार आरएसएस, ये जो है संविधान विरोधी आप एक तरह से कह रहे हैं। क्यों लगता है संविधान विरोधी? जो फैसले लिए नाम बताएँ? जी, मेरा नाम अर्जुन भगत है। जी। जो भी फैसले अभी तक लिए गए, वो सारे संविधान विरोधी है। जैसे? जैसे हमारा कार्यक्रम नहीं होने दिया, क्या संविधान विरोधी नहीं है? हमारा कार्यक्रम ना होने दिया, देश में संगठन बनाना, संगठन चलाना, उसका प्रचार-प्रसार करना, उसके कार्यक्रम करना संवैधानिक अधिकार है। आपने पूछा सरकार से या प्रशासन से ऐसा क्यों करा जा रहा है? पूछा, उन्होंने परमिशन का वादा नहीं दिया ना, हवाला दिया ना, परमिशन नहीं। आम आम तौर पर हॉल के अंदर कार्यक्रम की परमिशन नहीं होती। ऐसा क्या करने वाले थे? क्यों क्या लगता है मतलब कि सरकार को इतना खतरा क्यों लगा कि परमिशन नहीं दी? क्या करने वाले थे हॉल के अंदर ऐसा? हम लोगों को जागरूकता का कार्यक्रम करने वाले थे। हमारे संगठन के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम कर रहे थे। जैसे क्या जागरूक करना चाह रहे थे? जैसे अभी कहा गया कि डीएनए परिषद वहाँ हो रही थी, वहाँ हरियाणा में, वहाँ लोग बताना चाह रहे थे। हमारा राखीगढ़ी का मुद्दा था, ये सारे मुद्दे हम लोग बताना चाहते थे। कानपुर क्योंकि का मुद्दा था, उसमें लोगों में जागरूकता कार्यक्रम कर रहे थे। हमारे समाज को जागरूक करने के लिए हम कार्यक्रम कर रहे थे वहाँ। समाज जागरूक नहीं है आपका, जो बहुजन समाज है जागरूक नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुखराज चौहान है। समाज जागृत नहीं है, समाज का इस्तेमाल होता है। ये लोग हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यही जो शासक वर्ग है, ब्राह्मण लोग है। तमाम जो जब इलेक्शंस आते हैं, मोदी जी ने पैर धो लिए, तमाम चीज़ें कर ली, तो कैसे आप लोगों का इस्तेमाल करा जा रहा है? वो अपने वोट बैंक फिक्स करने के लिए वो नाटक करते हैं। पैर धोना ये करना दिखावा है। करनी और कथनी में अंतर है। जो बोलते हैं वो करते नहीं। तो फिर जो बहुजन समाज है, बहुत बड़ा वर्ग है बहुजन समाज का, तो कोई दलित नेता क्यों नहीं जीता है? बीजेपी क्यों जीतती है? दलित तो उनका जो पुन्ना पैक्ट के तहत जो जाते दलित वो जीतते हैं। और ईवीएम का सहारा लेके जीतते हैं। और आम आदमी पार्टी भी तो जीत रही है, 2 स्टेट में आ गई है। जनता कहती है ईवीएम बंद करो, जबरदस्ती ईवीएम को लाके थोपा हुआ है लोगों के ऊपर। आम आदमी पार्टी भी तो जीत रही है। तो उनकी पॉलिसी है ना, आम आदमी किसकी है? वो भी उनकी भी है। बढ़िया है, उनका भी लीडर है अरविंद केजरीवाल 15% में, 85% में नहीं है। 85% में से कौन किसकी सरकार है बताइए? बीजेपी की बी टीम है। यस, बी टीम है। क्या नाम है आपका? मुकेश सैनी। मुकेश जी, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। एकदम 200%। कैसे? कैसे कि जब दिल्ली में अन्ना हज़ारे आंदोलन हो रहा था, हम्म, अन्ना हज़ारे से निकला हुआ केजरीवाल बंदा है ये। बीजेपी ने कांग्रेस को ख़त्म करके आम आदमी पार्टी को सेकेंड लीडरशिप में लाया, अपोजिशन में लाया, और उनकी जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से कांग्रेस को ख़त्म कर दे और बीजेपी को फर्स्ट पार्टी रखे और सेकेंड पार्टी केजरीवाल को रखे। मेरा वही दोबारा सवाल रहेगा कि भाई बहुजनों की बहुत बड़ी संख्या है, अल्पसंख्यक हैं, बहुजन हैं, दलित हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन मायावती को वोट नहीं जाता। चंद्रशेखर ने भी इस बार आजमाइश करी थी अपनी चुनावों के अंदर, उनको भी वोट नहीं मिल पाया। कैसे देखते हैं, क्या बहुजन लोग अपने ही नेता को सपोर्ट नहीं करते हैं?
एक्चुअली बहुजनों के जो वोटर है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुजनों के जो लीडर है उनके अंदर यूनिटी नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है। वो अपनी-अपनी ईगो लेके बैठे हुए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है जो मेजर प्रॉब्लम है। बाकी वोट को तो जो रिझालेगा उसको वोटर वोट करेगा क्योंकि ये सीधे-साधे भोले-भाले वोटर होते हैं। जब भी बहुजनों के साथ कुछ घटना घटित होती है, चंद्रशेखर आज़ाद ये रावण जो है पहुँच जाते हैं वहाँ पे। इस बार इलेक्शन में खड़े हुए, सोचा लेकिन कोई भी सीट नहीं निकाल पाए। आपको मैं बताऊँ कि चंद्रशेखर अगर पहुँचते हैं, कोई भी दलितों के एरिया में कोई घटना घटता है, तो क्या वहाँ पहुँचने के बाद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है या प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाता है? कभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए आप लोगों ने सुना? वो पहुँचते इसलिए हैं कि अपनी पब्लिसिटी बढ़ाए, अपने चेहरे चमकाने के लिए, राजनीतिक रोटियाँ सेधने के लिए पहुँचते हैं। बाकी बहुजनों के हित में चंद्रशेखर ने एक भी काम किया है आप बताइए? उनके जाने के बाद वहाँ एट्रोसिटी लागू हो जाता है, चाहे राजस्थान हो, बॉम्बे हो या किसी भी एरिया में वो गया हो, प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, प्रॉब्लम बढ़ गई है। मायावती को कैसे देखते हैं? मायावती का खेल अभी समाप्त हो गया है, मायावती की राजनीतिक जो है 2024 में नहीं चलने वाली है। मायावती बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी के साथ समझौता कर लिया जो 2019 के चुनाव में आम आदमी को देखने को मिला और आप लोग भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अपनी सीट नहीं बचाई, अपनी राष्ट्रीयता नहीं बचा पाई, वोट बैंक के वजह से, आखिर क्या वजह है? तो 2024 में अगर बात की जाए बहुजनों की, तो कहाँ वोट जाएगा और कौन चेहरा बनने वाला है? ये तो आपको राजनीतिक लोगों से पूछना पड़ेगा। जनता, आप तो जनता हैं, जनता किसको सोच रही है? जनता के मन में क्या है? जनता तो चाह रही है कि बहुजनों की सरकार बने, बहुजन लीडर हो, यूनाइट हो जाए, ये जनता का मंशा है। लेकिन लीडर अगर यूनाइट होते हैं, तो बहुत बेहतरीन किस्म से जीत हासिल होगी और ये जो आरएसएस और मनुवादी सरकार है, जो सेंट्रल की वर्तमान में सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेगी। इतनी बड़ी ताकत है बहुजनों की। सर, आपके जो साथी हैं वो बोल रहे हैं 80-85% जो हैं वो बहुजन समाज के लोग हैं, उसके बाद भी जो है सरकार नहीं बन पा रही है, जो नेता हैं वो नहीं जीत पा रहे हैं, फूट पड़ी हुई है, हाँ, विश्वास नहीं है। ये क्या तो कैसे देखते हैं? ये तो है जी। नाम बताइए। लैना सिंह है। हुँ, बहुजनों के अंदर जो है ना आपस में संगठन एक नहीं है, वो भी बटे ओड़ हैं। बाँटे गए हुए हैं, बटे हाँ, हुए नहीं है, वो वो बाँटे गए बांटे ग हुए हैं। किसने बांटे बाँट दिया? देखिए, आपको पता है कि वर्तमान सरकार जो है, वो फूट डालो, राज करो वाली बात वो अपनाती है और सत्ता में कायम रहती है। वो नहीं चाहती है कि ये जो बहुजन समाज है, वो यूनाइट रहे। इसलिए वो बहुजन समाज के एक-एक जाति के जो जो भी लीडर होते हैं, उसको पहले लाल बत्ती में खरीदा करती थी। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया सिस्टम। अब जो हमारे बहुजन समाज के जो राजनीतिकार लोग हैं, उनको वो पैसे की बदौलत खरीदते हैं। आप राजस्थान का राजनीतिक माहौल देख सकते थे, मध्य प्रदेश का देख सकते हैं, आप महाराष्ट्र का देख सकते थे, आप बिहार में जो पीवी पूर्व में हुआ वो देख सकते थे, आप झारखंड में देख सकते थे, जो राजनीतिक खरीदारी हुआ। अच्छा ये बताओ, अभी आपने देखा होगा जो दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने जो है तमाम चीज़ें अभी 22 प्रतिज्ञाएँ ली। लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि दलितों का और बहुजनों का एक बड़ा चेहरा और बड़े नेता बन के सामने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बताएँ कि बुद्धिज़्म और राजनीतिक से कोई लेना-देना नहीं है। जहाँ तक मेरा ये व्यू है, राजनीतिक अलग काम है और बुद्धिज़्म अलग धर्म है वो। तो सबसे पहले तो राजेंद्र पाल गौतम जी को यही बात समझ में नहीं आई कि हमको राजनीति करना है या बुद्धिज़्म करना है। यही समझ में नहीं आया, जो जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। राजनीतिक और बुद्धिज़्म दोनों एक नदी के 2 किनारे हैं जो कभी एक विचारधारा में आ ही नहीं सकते हैं। हाँ, बाबा साहब के नाम पे केजरीवाल ने बहुत राजनीतिक किया, बाबा साहब का फ़ोटो तो लगाया, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम मंत्री होने के बाद भी केजरीवाल ने राजेंद्र पाल के मैटर पे एक बयान तक भी नहीं दिया। वही सत्येंद्र जैन के मैटर पे वो आए दिन बोलता रहा, अभी भी कल भी बोला, रात को भी बोला वो। मनीष सिसोदिया के मैटर पे उसने बोला, लेकिन आखिर क्या वजह है, जो राजेंद्र पाल गौतम के मैटर पे उसने बहुजन है इसलिए नहीं बोले? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि बहुजन है इसलिए नहीं बोला, लेकिन राजनीतिक अगर रोटी सेधनी है, तो धर्म को आपको आड़े लेना पड़ेगा।
क्योंकि अभी वहाँ जो अभी फंक्शन हुआ था, राजेंद्र पाल गौतम से बात हुई और उनके जो उन्होंने अपना जय भीम मिशन जो उन्होंने अपना चालू किया है, वहाँ लोगों से बात हुई। वो कह रहे हैं हम लोग रीढ़ का काम करेंगे, जो भी अब दलित नेता आएँगे हम उनको समर्थन देंगे। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर उनको बुद्धिज़्म का काम करना है तो राजनीतिक से संन्यास ले ले और बचा हुआ जीवन अपने बुद्धिज़्म के काम में प्रचार-प्रसार में लगा दे। तो देखिए, जो जैसा कि आप समझ रहे हैं, जो लोगों से बात करी है, बहुजन समाज के लोग हैं। क्यों बहुजन समाज इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी आज कोई लीडर, कोई नेता नहीं है बहुजन समाज का? क्योंकि आपस में बँटे हुए हैं लोग। जो लीडर हैं, वो बँटे हुए हैं। तमाम नेता, चाहे वो मायावती हों, चंद्रशेखर हों या राजेंद्र पाल गौतम, जो टुकड़े हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि नेताओं के, वो समूह नहीं बन पा रहा है। कैसे देखते हैं आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।